Yes, people. Our next topic for this lecture is Redressal Agencies under Consumer Protection Act. हमने पढ़ा था कि लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स को। उसके लिए उसने 3 फोरम्स बताए थे। वो 3 फोरम्स क्या है, वो रिड्रेसल एजेंसीज क्या है, जो कि कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस को सुनेगी, जो कि उनकी कंप्लेंट्स को सुनेगी और उन लोगों के खिलाफ केस फाइल करवाने में मदद करेगी जिन लोगों ने कंज्यूमर्स को या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को परेशान किया है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं जिन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स दिए हैं या जिन्होंने डिफॉल्ट करी है। तो उन लोगों के खिलाफ 3 एजेंसीज है जो कि काम करती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। मैंने इसको टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाया ताकि इन तीनों का डिफरेंस बिटवीन भी हो जाए, और आप चाहे तो इसको इंडिविजुअल भी ऐसे नॉर्मल में लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर है स्टेट कमीशन, फिर है नेशनल कमीशन। ठीक, तीन लेवल पर रिड्रेसल एजेंसीज काम करती है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वैसे, फिर होता है हमारा हाई कोर्ट, वैसे ही इसमें होता है स्टेट कमीशन, और जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन में होता है नेशनल कमीशन। क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या इनकी लिमिट्स है, वो देखते हैं। ठीक, सबसे पहला कंपोजिशन। ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें कितने लोगों से मिलके ये कमीशन बनेगा। तो एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। दोनों भी वुमेन हो सकती है लेकिन एक तो एटलीस्ट वुमेन होनी ही चाहिए। तो एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, टोटल में कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए इसके कंपोजिशन में। फिर है स्टेट कमीशन की मैं बात करूं तो एक प्रेसिडेंट और 2, कम से कम 2 दूसरे मेंबर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, और उसमें से कम से कम एक तो वुमेन होनी ही चाहिए। ये जो एटलीस्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। इसमें यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड नहीं था, इसमें फिक्स है कि एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर, 2 में से एक वुमेन होनी चाहिए। इसमें क्या है, एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर्स जिसमें से एक मस्ट बी वुमेन। नेशनल कमीशन की अगर मैं बात करूं तो एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए जिसमें से एक जो है वो कम से कम वुमेन होनी चाहिए। ये जो कम से कम वुमेन एक होनी चाहिए का मतलब क्या है, बाकी सब भी वुमेन्स हो सकती है या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक वुमेन तो होनी ही चाहिए उसमें। ठीक है, ये था इसका कंपोजिशन कि कितने लोग मिलके इन कमीशंस को बनाते हैं। फिर आता है हु कैन बी प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट इनमें लिखा हुआ है कि एक एक प्रेसिडेंट चाहिए तीनों कमीशन में, तो प्रेसिडेंट बनेगा कौन इनका। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड या वर्किंग जज, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि या तो ऑलरेडी एज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज काम कर चुका है या उसके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस है, वो अभी भी वर्किंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज है, तो उसके पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। स्टेट कमीशन की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट का जज जो कि रिटायर्ड हो चुका है हाई कोर्ट से या फिर अभी भी प्रेजेंटली वर्किंग जज है तो वो। और नेशनल कमीशन में अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या फिर वर्किंग जज हो सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करेगा अपॉइंट, जब प्रेसिडेंट ही इनकी हायर अथॉरिटी है तो उसको अपॉइंट कौन करेगा, उससे हायर अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से इस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। कौन, स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, हर स्टेट में होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक सिलेक्शन कमेटी होती है, नेशनल लेवल सिलेक्शन कमेटी होती है, उसकी मदद से या वो जिसको रिकमेंड करे उसको वो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट कर सकती है। फिर है स्टेट कमीशन की अगर मैं बात करूं तो बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज में डिफरेंस है। चीफ जस्टिस मतलब इसका जो हेड होता है,
और जज कैन बी एनी पर्सन। तो मतलब जज नॉर्मली जो जज होता है और जज से हायर जो है वो जस्टिस कहलाता है। तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, उसकी कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। फिर मैं बात करूं नेशनल कमीशन की, तो नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन में, मतलब उसे कंसल्ट करेगी कि इसको रखना चाहिए या उसको रखना चाहिए, और उसकी कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल कमीशन के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन मतलब कितने केसेस को ये लड़ सकता है, क्या लिमिट है इसकी केस लड़ने की। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में पहले ये डिस्ट्रिक्ट फोरम के नाम से जाना जाता था क्योंकि इसकी लिमिट थी 20 लाख रुपए। अभी 2 सालों से इसकी लिमिट एक्सटेंड हो चुकी है। जिनके पास पुरानी बुक्स है वो ये वाले लिमिट कर लेना। उसमें पहले 20 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ और 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की लिमिट थी। अभी ये लिमिट चेंज हो चुकी है, तो आप लोग अपनी बुक्स में इसको चेंज कर लेना, अमेंड कर लेना। जुरिस्डिक्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो जो है एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। 1 करोड़ तक के गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू से रिलेटेड कंप्लेंट जो है, मतलब 1 करोड़ तक का गुड्स और सर्विस है अगर, तो उसकी हिसाब से कंप्लेंट ये ले सकती है। 1 करोड़ तक के गुड्स मतलब जो नॉर्मल बेसिक जितने भी गुड्स होंगे, जो सर्विसेज होंगे, 1 करोड़ तक के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनसे रिलेटेड अगर कंप्लेंट मुझे फाइल करनी है तो कहाँ करूंगी मैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फाइल करूंगी। स्टेट कमीशन में उन सारे गुड्स के लिए जो कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की वैल्यू रखते हो, ऐसे गुड्स की कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जाता है स्टेट कमीशन में। नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज्यादा के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको एंटरटेन किया जाता है नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो क्या है तुम्हारी लिमिट? पहले यहाँ पर था एक्सीड्स 20 लाख, उसको 20 लाख को हटा के कर लेना ₹1 करोड़। यहाँ था 20 लाख टू 1 करोड़, उसको कर लेना 1 करोड़ से 10 करोड़। और यहाँ था एक्सीड्स ₹1 करोड़, अब यहाँ कर लेना एक्सीड्स ₹10 करोड़। जी अमेंडमेंट है, इसको अपनी बुक्स में नोटिस कर लेना। फिर आता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का या नेशनल कमीशन का ऑर्डर पसंद नहीं आया, मूवीज में देखते ना, मेरे को आप लोगों का जजमेंट पसंद नहीं आया, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं आगे तक केस पहुंचाऊंगा। तो वैसे ही अगर मुझे इन कमीशंस का ऑर्डर समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूंगी? अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन पर ऐसा लगता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर है उससे मेरे को समझ में नहीं आया है, मुझे तकलीफ हुई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे खिलाफ है ये जो वारंट निकला है या ये जो ऑर्डर पास किया गया है ये वो मेरे खिलाफ है। अब चाहे वो किसके खिलाफ हो सकता है, सेलर के या फिर बायर के, दोनों में से किसी के भी खिलाफ हो सकता है। दोनों में से किसी को भी ऐसा लगता है कि वो एग्रीव्ड है, मतलब उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो उस ऑर्डर के खिलाफ स्टेट कमीशन में 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकता है। क्या बोला मैंने? कि ऐसा कोई भी पर्सन, चाहे वो बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों में जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, मतलब जिसको तकलीफ पहुंची है कि भाई मेरे साथ गलत जजमेंट हो गया है, मेरे को मेरी कोई गलती ही नहीं है, ये तो मुझे फंसा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर भी कभी कभी बायर्स सेलर्स को फंसा सकता है पैसा ऐंठने के चक्कर में, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सेलर ने कोर्ट वालों को या लॉयर्स को पैसा खिला के और अपना केस अपने फेवर में कर लिया हो और कंज्यूमर को उससे नुकसान हो रहा हो। तो दोनों में से कोई भी पार्टी जिसको ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था, या उसके फेवर में ऑर्डर पास होना चाहिए था, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर स्टेट कमीशन में इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल कर देगी। अगर स्टेट कमीशन की मैं बात करूं, स्टेट कमीशन में या स्टेट कमीशन के द्वारा जो ऑर्डर पास हुआ है
उससे कोई एग्रीव्ड पार्टी है, उसकी कोई एग्रीव्ड पार्टी है, दोनों में से जो भी पार्टी है जिसको ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है वो मेरे फेवर में नहीं है, तो वो चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर नेशनल कमीशन में अपने केस के लिए अपील फाइल कर सकता है। और अगर मैं नेशनल कमीशन की बात करूं तो यहाँ का केस यहाँ जाएगा और यहाँ का केस यहाँ पे भी मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ तो यहाँ से मैं यहाँ भेज दूंगी। लेकिन ये जो नेशनल कमीशन है इससे आगे केस कहाँ जाएगा, यहीं पर खत्म हो जाएगा। कहाँ तक का, यहाँ तक का केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नेशनल कमीशन वाले केस है, मतलब नेशनल कमीशन के ऑर्डर जो है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ। किस केस में, यहाँ तक के केस जो है उसका फाइनल डिसीजन तो नेशनल कमीशन सुना देगी, लेकिन नेशनल कमीशन में जो केस फाइल हुए हैं, कौन से केस फाइल हुए हैं, जो 10 करोड़ से ज्यादा के केस है, वो नेशनल कमीशन में जो फाइल हुए हैं उनके खिलाफ मैं चाहूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूँ। उन ऑर्डर्स के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकती हूँ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कौन से ऑर्डर्स जाएंगे, जो 10 करोड़ से ज्यादा वाले हैं ऑर्डर, सिर्फ वो ही जाएंगे। उससे कम के जो ऑर्डर्स है जो कि अलग अलग लेवल पे थे, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे या स्टेट कमीशन पे थे और मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो मैं ज्यादा से ज्यादा नेशनल कमीशन पे जा सकती हूँ। नेशनल कमीशन का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा फॉर द केसेस अप टू 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा का कोई केस है और मैं नेशनल कमीशन पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, उसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हूँ। तो ये था 3 रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में कि कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, और इनके इन बेसिस पर डिफरेंस बिटवीन क्या है, एक प्रेसिडेंट 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट एटलीस्ट 2 मेंबर, एक प्रेसिडेंट एटलीस्ट 4 मेंबर, जज हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसमें हाई कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट विद चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से, इसमें 1 करोड़ तक का केस, इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का केस, इसमें 10 करोड़ से ज्यादा का केस। इधर का ऑर्डर समझ में नहीं आया तो 30 दिन में इधर ऑर्डर पास कर सकती हूँ, इधर का ऑर्डर समझ में नहीं आया तो 30 दिन में इधर ऑर्डर पास कर सकती हूँ। लेकिन नेशनल कमीशन ने जो फाइनल डिसीजन दे दिया वो फाइनल होगा। लेकिन जो नेशनल कमीशन में जो केस फाइल हुआ था सबसे पहला 10 करोड़ से ज्यादा वाला, उसके अगेंस्ट में अगर मैं अग्रीव्ड हूँ तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकती हूँ। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस अपने पास लेगा जिनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा की है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसका जो अगला वाला टॉपिक है कंज्यूमर्स और एनजीओज वाला, वो हमारे इस साल हट चुका है, रोल ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स एंड एनजीओज। ये टॉपिक इस साल डिलीटेड टॉपिक्स में से है, तो हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आप लोगों का होमवर्क है समरी इस चैप्टर की, और क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अपने अपने रजिस्टर्स में करने हैं। और टाइम पर वर्कशीट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी रखें, क्योंकि अब कभी भी आप लोगों को स्कूल बुलाया जा सकता है फॉर असेसमेंट, तो आप लोग टाइम पर अपने अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लीजिए।